हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 चालू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड होता क्या है? एक्सेस डिमांड मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जो एग्रीगेट डिमांड हो वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, तो वो कंडीशन एक्सेस डिमांड है। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो वो एक्सेस डिमांड है। मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो वो एक्सेस डिमांड है। मतलब AD इज ग्रेटर देन AS when actual level of aggregate demand is more than required या planned level of aggregate demand to maintain the full employment। मतलब जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, वो कंडीशन एक्सेस डिमांड की है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इट रिफर टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मतलब एक्सेस डिमांड को ही इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन AD बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड AD एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी अपन ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट कर रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। उसके बाद अपन ने ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट देखा था, उसमें भी क्या था, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो वही कंडीशन एक्सेस डिमांड में थी। ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते टाइम अपन ने ये डायग्राम देखा था, सेम वही है। ये जो है वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है और ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। ये अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इनकम कर्व है, 45 डिग्री कर्व है। एक्चुअल में तो इस ई पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये नया E1 पॉइंट जो है वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब उसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये जो AD कर्व है, AD0 कर्व, वो रिक्वायर्ड डिमांड कर्व है और ये जो AD1 है वो एक्चुअल डिमांड कर्व है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? EF का डिफरेंस है। तो ये जो EF का डिफरेंस है वो एक्सेस डिमांड है, उसी को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलेंगे। क्लियर है? जो लास्ट क्लास में अपन ने ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो और ये सेम चीज़ है। क्लियर है? कॉसेस क्या थे एक्सेस डिमांड के? अपन ने 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर था, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इन चारों के जो भी एक्सपेंडिचर थे, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपोर्ट्स। तो अगर ये चारों चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वही एक्सेस डिमांड की कंडीशन है। क्लियर है? मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये चारों की वजह से एक्सेस डिमांड होती है। इम्पैक्ट क्या है एक्सेस डिमांड का? एम्प्लॉयमेंट पे क्या है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। हेंस एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कंडीशन तो फुल एम्प्लॉयमेंट की है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एम्प्लॉयमेंट की वो तो मीट कर ही रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट क्या है? सिंस द रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बी यूटिलाइज्ड टू द फुल, thus excess demand does not lead any increase in the output। आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। और प्राइसेस पे क्या इफेक्ट है? एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, सो अल्टीमेट प्रेशर ऑन द प्राइस टेंड्स टू राइज एज कॉम्पिटिशन बियॉन्ड बायर्स विल पुश द प्राइस अप। मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, नहीं आउटपुट बढ़ रहा है, तो अब एक्सेस डिमांड होने की वजह से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, तो वो प्राइसेस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड का उल्टा। एक्सेस डिमांड क्या था? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई। व्हेन द एक्चुअल AD इज लेस देन प्लान्ड AD, मतलब जो प्लान्ड AD है वो ज़्यादा है एक्चुअल AD से। जितना भी अभी एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से कम है। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? इट रिफर्स टू द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को ही डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इट इज अ शॉर्ट फॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो उसके लिए एग्रीगेट डिमांड कम पड़ रही है, तो वो डिफ्लेशनरी गैप है। अब अपन ने अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ते टाइम ऐसा डायग्राम देखा था, ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है और ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड से कम है, मतलब ये जो EF का गैप है वो डेफिशिएंट डिमांड है, उतनी डिमांड कम पड़ गई है। ये जब अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे तब अच्छे से समझ आया था। ये वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। अब इसके कॉजेज क्या है?
वही चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर एक्सेस डिमांड के कॉजेस इंक्रीज थे, तो डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? इम्पैक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इकोनॉमी में। आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट है? अब इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आउटपुट भी कम हो रहा है। और प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है? प्राइसेस कम हो रही है क्योंकि डिफ्लेशन है। क्लियर है? क्विक रिवीजन, एक्सेस डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप है। क्लियर है? मतलब जो एग्रीगेट डिमांड का एक्चुअल लेवल है वो प्लान लेवल से ज़्यादा है। कॉजेस क्या क्या है? चारों सेक्टर के जो भी एक्सपेंडिचर है उन सब में इंक्रीज। इम्पैक्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आउटपुट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइजेस बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन है। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, मतलब जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से कम हो, तो वो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, और उसी सिचुएशन को डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। कॉजेस क्या क्या है? जो चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर है वो सब डिक्रीज हो रहे हैं। और इम्पैक्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा और प्राइसेस भी कम हो जाएगी। क्लियर है? अब पॉलिसी मेजर कंट्रोल देख रहे हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के। दो टाइप की पॉलिसी मेजर है, फिस्कल पॉलिसी मेजर और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। फिस्कल में क्या कहेगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग। इससे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल होती है वो पढ़ेंगे। और फिर आगे मॉनेटरी पॉलिसी मेजर पढ़ेंगे, उसमें भी दो पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। एक एक करके सब देखते हैं। पॉलिसी मेजर क्या है? पॉलिसी मेजर रिफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर है उन सब से जितनी भी रिलेटेड पॉलिसीज है वो सब फिस्कल पॉलिसीज है, विद अ व्यू टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। मतलब फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प से एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो इकोनॉमी में वो कंट्रोल होती है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? एक तो गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड पॉलिसीज है और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज है। गवर्नमेंट रेवेन्यू तीन टाइप के हैं, टैक्सेस, पब्लिक डेट्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक एक करके ये भी देखते हैं। टैक्सेस क्या है? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब लॉ। टैक्सेस सबको पता ही होंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। पब्लिक डेट्स और बोरिंग्स, वो क्या होता है? जितना भी गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है पब्लिक से, सिक्योरिटीज इशू करके कर रखा होगा, तो वो सब गवर्नमेंट रेवेन्यूज है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? मतलब जो बजटरी डेफिसिट है, बजट में जो डेफिसिट है वो सब कवर करने के लिए करेंसीज इशू की होगी, वो करेंसी इशू करना डेफिसिट को कम करने के लिए, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग है। इट इज़ अ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब कुल मिला के इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाना। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या क्या फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स है? पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, flyover, building, etc. Education and public welfare programs, defense of the country in maintenance law and order, और provision of subsidies to producers to encourage the production। अब इन सब से टैक्सेस, पब्लिक डेट्स और डेफिशिएंट फाइनेंसिंग और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सब से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल होता है वो देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल होगा वो देखते हैं। टैक्सेस से कैसे कंट्रोल होगा? एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, अभी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट या तो न्यू टैक्सेस इम्पोज करती है या फिर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है उन सब की रेट बढ़ा देती है। तो उससे क्या होता है? जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब जो मनी फ्लो इकोनॉमी में, वो कम हो जाता है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया, तो अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस्ड एंड एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड। एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को एग्रीगेट डिमांड को कम करना था। तो अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। पब्लिक डेट से कैसे कंट्रोल करती है? जो पब्लिक डेट है वो बढ़ा देती है, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा बोरो कर रही है। कैसे बोरो कर रही है? सिक्योरिटीज बेच के। तो अगर गवर्नमेंट पैसा इकोनॉमी से निकाल लेगी तो मतलब इकोनॉमी में कम पैसा रह जाएगा, और इकोनॉमी में कम पैसा रह गया तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो अगेन वही डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी पब्लिक डेट बढ़ाने से, और उससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में भी फॉल आएगा। तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी।
क्लियर है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग से कैसे होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या था? मनी सप्लाई को बढ़ाना डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मतलब नए करेंसी इशू करना डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अगर नए करेंसी इशू कर रहे हैं मतलब पैसा मार्केट में जा रहा है, मतलब मनी फ्लो बढ़ रहा है, अपन को एग्रीगेट डिमांड कम करनी है, मतलब मार्केट में पैसा कम जाना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा कम जाना चाहिए तो नोट्स कम इशू करनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग रिड्यूस कर दे तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो गया तो डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। लास्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है, अब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो पैसा पब्लिक के पास जाएगा। तो अगेन वही अपन को पैसा इकोनॉमी से निकालना है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो ज़्यादा पैसा पब्लिक में नहीं जाएगा, उसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट शुड reduce its expenditure and non-development and unproductive work. It will reduce money supply, it will reduce the level of aggregate demand in the economy और excess demand कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? अब डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चारों चीजें से वो देखते हैं। एक्सेस डिमांड जैसे कंट्रोल करी थी उसका अपोजिट टैक्सेस है। एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए नए टैक्सेस लगाए थे, तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए नए टैक्सेस नहीं लगा रहे और जो एग्जिस्टिंग रेट्स है वो सब कम कर रहे हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग रेट्स कम हो जाएगी तो पब्लिक को गवर्नमेंट को पैसा कम देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम आएगा मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा रहेगा, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। पब्लिक डेट्स का क्या है? पब्लिक डेट्स भी कम करने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट मनी कम बोरो करेगी पब्लिक से तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, और अगर पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मतलब नई करेंसी इशू करना। तो नई करेंसी इशू करने से मनी सप्लाई बढ़ता है। अब मनी सप्लाई अपन को बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ानी है तो मनी सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, उसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करेगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक के पास जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये तो थे फिस्कल पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक इंडिया की कौन सी है? आरबीआई। तो आरबीआई कैसे मनी कंट्रोल करती है? दो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिंग लीगल रिजर्व्स। और क्वालिटेटिव में क्या पढ़ेंगे? इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले ये सब होता क्या है वो समझते हैं, और फिर एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल होती है वो देखेंगे। बैंक रेट क्या है? जितना भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से चार्ज कर रही है उनको क्रेडिट देने पे, उनके लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो बैंक रेट है। और अगर यही शॉर्ट टर्म नीड्स है तो वो रेपो रेट है। मतलब जितना भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करती है, अगर उनको उधार देती है पैसा, तो अगर लॉन्ग टर्म नीड के लिए तो वो बैंक रेट, और अगर शॉर्ट टर्म की नीड के लिए तो वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जितना भी कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट है। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो वो आरबीआई के पास रखेगी, वो जितना भी पैसा आरबीआई के पास रख रही है उस पर उनको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? जो गवर्नमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचती है, खरीदती है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कॉमर्शियल बैंक है उनको दो टाइप के रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, एक तो सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर क्या है? जितना भी कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश में, वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लीगल रेशियो। मतलब डिपॉजिट्स का जितना भी परसेंट कॉमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, मतलब कैश या सिक्योरिटीज। तो जितना भी कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है लिक्विड एसेट के फॉर्म में वो एसएलआर है, और जितना भी आरबीआई के पास रखती है कॉमर्शियल बैंक्स वो सब सीआरआर है। क्लियर है? तो सीआरआर और एसएलआर की रेट को चेंज करके
एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल होती है वो अपन आगे देखेंगे। ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए। अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या क्या है? इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब difference between market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of the loan। अब बिना सिक्योरिटीज के लोन तो मिलता नहीं है, मतलब अगर आप किसी को लोन चाहिए तो उसको कुछ न कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो उस सिक्योरिटी के मार्केट वैल्यू का कितना पार्ट लोन में मिल सकता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी किसी लैंड की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायर्ड सिर्फ 70% है तो मतलब उनको सिर्फ 70,000 तक का ही लोन मिलेगा, 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा, भले ही लैंड की मार्केट वैल्यू 1 लाख क्यों ना हो। समझ में आया? तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। तो जो आरबीआई है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स से कैसे कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वो देखेंगे। मोरल सुएशन मतलब डायरेक्ट एक्शन से कि आरबीआई डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर करती है, ये मतलब ये पॉलिसी अपनानी है या फिर ये पॉलिसी नहीं अपनानी है। और ये कैसे ऑर्डर देती है? लेटर्स, स्पीच या हिंट्स से। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? एरियाज आर सिलेक्टेड एज प्रायोरिटी सेक्टर फॉर आइदर क्रेडिट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कुछ कुछ एरियाज प्रायोरिटी सेक्टर बना देती है, काय के लिए? या तो क्रेडिट एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उधार में पैसा ज़्यादा देना है या कम देना है। तो वो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उन सबको या तो पैसा ज़्यादा देगी या कम देगी। तो अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल होगा। बैंक रेट और रेपो रेट ये दोनों सेम ही चीज़ है। मतलब कॉमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक से उधार लेती है तो उसको कितना इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा, वो बैंक रेट या रेपो रेट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट और शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट हो या रेपो रेट हो वो दोनों इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गई तो मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, तो वो क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा, मतलब उधार लेना महंगा पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अगर उधार लेना महंगा पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक उधार कम लेगी, और अगर कॉमर्शियल बैंक उधार कम लेगी तो वो आगे पब्लिक को भी कम पैसा दे पाएगी, तो इकोनॉमी में भी कम पैसा जाएगा। और अगर इकोनॉमी में पैसा कम गया तो जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो लोग परचेस कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेसिंग पावर कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? रेपो रेट में भी सेम है। रेपो रेट भी बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्रेडिट कम हो जाएगा, इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। ये बैंक रेट और रेपो रेट सेम ही है। क्लियर है? अब रिवर्स रेपो रेट से एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल होती है? रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई मतलब कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा पैसा जमा करने पे, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करेगी क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे देगी तो पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा, और अगर पब्लिक के पास पैसा कम रहा तो इकोनॉमी में कम पैसा आएगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। रेपो रेट बढ़ाई है तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो सरप्लस फंड्स सेंट्रल बैंक के पास रखेगी, तो उसकी वजह से लैंडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। लैंडिंग कैपेबिलिटी कम हो गई मतलब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक में पैसा कम दे रही है, तो उसकी वजह से डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? गवर्नमेंट या तो सिक्योरिटीज सेल करेगी या परचेस करेगी। अब एक्सेस डिमांड कंट्रोल करनी है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में पैसा कम करना है। तो अगर इकोनॉमी में पैसा कम करना है तो अब गवर्नमेंट पैसा ले लेगी। अब पैसा लेगी कैसे? सिक्योरिटी बेच के। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक को बेचेगी तो पब्लिक को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, मतलब वो जो एडिशनल परचेसिंग पावर है इकोनॉमी के अंदर वो विड्रॉ कर लेगी, वो निकाल लेगी। तो उसकी वजह से सिस्टम में पैसा कम बचेगा, इकोनॉमी में पैसा कम रहेगा, तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है वेरिंग लीगल रिजर्व्स, मतलब सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो उसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक को पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, या तो आरबीआई के पास या खुद के पास। तो अगर लीगल रिजर्व बढ़ गया मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो वो पब्लिक को इशू नहीं कर पाएगी। तो अगेन वही सेंट्रल बैंक एडिशनल परचेसिंग पावर है वो विड्रॉ कर रही है, मतलब जो इकोनॉमी के अंदर पैसा जा रहा है वो कम जाएगा,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या तो खुद के पास या आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो अब इकोनॉमी में पैसा कम है तो परचेसिंग पावर भी कम है और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखेंगे तो मतलब पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले अगर 30% काट के पैसा मिलता था तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देंगे, 40% कर देंगे। तो पहले मार्केट में 70% का लोन जा रहा था, लेकिन अगर 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी तो अब सिर्फ 60% ही मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, मतलब लेस मनी विल फ्लो इन द सिस्टम और परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी। और परचेसिंग पावर कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मॉरल सुएशन, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे देगी कॉमर्शियल बैंक को कि जो उधार में पैसा दे रही है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो कोई भी उधार में पैसा नहीं लेगा, और अगर पब्लिक उधार में पैसा नहीं लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। और इकोनॉमी में पैसा कम हुआ तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर आरबीआई की पॉलिसीज को कोई नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकती है आरबीआई। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? जो क्रेडिट ऑफ सिलेक्टेड एरियाज है उसका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिलेक्टेड एरियाज में पैसा कम देना, तो उसकी वजह से पैसा कम जाएगा तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखते हैं डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल होगी। अभी जो एक्सेस डिमांड पड़ा वो सबका उल्टा। एक्सेस डिमांड के लिए बैंक रेट्स को बढ़ा रहे थे तो इसमें बैंक रेट्स को कम कर देंगे। बैंक रेट कम हो जाएगी, उसकी वजह से उधार लेना सस्ता हो जाएगा। अगर उधारी सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार में पैसा लेंगे, मतलब इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। और इकोनॉमी में पैसा बढ़ा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। और रेपो रेट में भी सेम है। रेपो रेट अगर कम हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार लेंगे, और लोग ज़्यादा उधार लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। रिवर्स रेपो रेट भी कम कर देनी है। रिवर्स रेपो रेट कम हो गई तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कम पैसा रखेगी, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड करना चाहेगी, मतलब पब्लिक को उधार पे देना चाहेगी। तो रेपो रेट कम होने की वजह से कमर्शियल बैंक उनका सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखेगी, डिस्करेजेस। तो उसकी वजह से लेंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार पे दे पाएगी, तो क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा फ्लो होगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी, अब खरीद लेगी मतलब सिक्योरिटीज़ लेके पैसा देगी पब्लिक को, पब्लिक को पैसा मिल रहा है, मतलब सिस्टम में ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सीआरआर और एसएलआर को कम कर देंगे। अगर सीआरआर और एसएलआर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो अगर कम कर देंगे तो कॉमर्शियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा कि वो लेंड कर सके। तो अगर कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग करेगी तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या, वो भी कम कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 30% काट के लोन मिलता था तो अब रिक्वायरमेंट कम करना है, 30 से 20 कर दिया। तो अगर सिर्फ 20% काटेंगे तो 80% तक का लोन मिल सकता है। तो ये जो एक्सेस 10% का लोन मिल रहा है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है। अगर कम मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, तो उसकी वजह से परचेसिंग पावर बढ़ेगी इकोनॉमी की और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शंस, मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर्स देगी कि जो इंटरेस्ट रेट है लेंडिंग पे वो कम कर दें। मतलब पब्लिक को अगर कमर्शियल बैंक से पैसा लेना है तो उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लो होगा, उसकी वजह से डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, मतलब जो सिलेक्टेड एरियाज है उनमें क्रेडिट का एक्सटेंशन, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लैंड करना, तो वो डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक हाफ ईयरली के लिए ख़त्म होती है। मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उन सब के नोट्स बना लेना। थैंक यू।